तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिनव और आपका बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल अभी साइंस पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस का पहला लेक्चर, जिसमें हम लोग इसके बेसिक इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल से। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में जो एक डॉग है और एक टेबल है, उसमें क्या क्या फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक टेबल को नॉन लिविंग बनाती है जबकि डॉग को लिविंग? इसी को हम लोग डिस्कस करते हुए सबसे पहले देखते हैं लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन। सबसे पहले यहाँ आता है प्रोसेसेस दैट एन ऑर्गेनिज्म अंडरगो टू कीप इट्स बॉडी इन लिविंग स्टेट। मतलब वैसे प्रोसेसेस जो कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं जिससे वो ऑर्गेनिज्म लिविंग स्टेट में मेंटेन रहता है, उसको हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अगला है इन अदर वर्ड्स लाइफ प्रोसेसेस कंप्राइजेस ऑल मेंटेनेंस वर्क दैट कीप्स ऑन हैपनिंग इनटू आवर बॉडीज। वैसे प्रोसेसेस जो हमारे बॉडी के अंदर होते रहते हैं जो कि बॉडी को मेंटेन करने में या फिर रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, जो बॉडी को लिविंग स्टेट में रखते हैं। आगे फिर आता है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है डू मूवमेंट्स। लेकिन क्या आपके मन में एक सवाल आया कि प्लांट्स मूवमेंट करते हैं या नहीं? प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में वो मूवमेंट शो करते हैं, जो कि हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नामक चैप्टर में आगे पढ़ रहे होंगे। उसके बाद फिर अगला जो हेडिंग है वो है रेस्पायर एंड ब्रीथ। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेस्पिरेशन भी करते हैं और ब्रीदिंग भी करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म एक तरीके से करे। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल एक्सेप्शन यहाँ पे मेंशन किया है, जो कि है टार्डीग्रेड का। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप नीचे जाकर के या फिर किसी वेबसाइट पे जाकर के पढ़ सकते हैं कि टार्डीग्रेड एक ऐसा एनिमल होता है जो कि 3 से 4 दिन के मतलब बिना ऑक्सीजन या एयर के बिना रह सकता है। अगला है ग्रो इंट्रिंसिकली। इंट्रिंसिकली मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिकली का मतलब होता है अंदर से बढ़ना, मतलब अंदर से, और ग्रोथ का मतलब तो पता ही है, बड़ा होना। तो क्या आपकी मम्मी ने आपको खींच कर लंबा किया, या फिर आप अंदर से बड़े हुए हो? अंदर से बड़े हुए हो ना, मम्मी ने तो नहीं खींचा। तो बस इसी को हम लोग कहते हैं कि इंट्रिंसिक ग्रोथ है। ठीक है। उसके बाद फिर अगला है पोजेस सेल। हाँ, आपको पता होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि हम लोग की जो बॉडी होती है वो बेसिकली सेल्स से बनी होती है। तो लिविंग में सेल्स प्रेजेंट होंगे जबकि नॉन लिविंग में सेल्स नहीं प्रेजेंट होंगे। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? री और प्रोड्यूस, दो शब्द से मिलकर बना है ये वर्ड। री का मतलब होता है फिर से, और प्रोड्यूस मतलब होता है बनाना। तो एक स्पीशीज जब अपनी स्पीशीज को मेंटेन करने के लिए एक नए इंडिविजुअल को जन्म देती है, उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन, और ये लिविंग में होता है। उसके बाद फिर आता है ईट फूड। लिविंग जो होते हैं उनको कंटिन्यूसली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि फूड से उन्हें मिलती है। आगे है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस को डील करेंगे। सबसे पहले इंट्रिंसिकली। क्या हमेशा इंट्रिंसिकली ही ग्रोथ होगी लिविंग में? ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। उसके बाद फिर है पोजेस सेल। क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल ना हो लेकिन वो फिर भी लिविंग हो? तो नहीं, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें सेल प्रेजेंट ना हो। अगला है रिप्रोडक्शन। क्या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि लिविंग हो लेकिन वो फिर भी रिप्रोड्यूस ना कर सकता हो? तो हाँ, ऐसा हो सकता है, और इसका एक एग्जाम्पल होता है म्यूल। म्यूल जो होता है वो स्टेराइल एनिमल होता है, मतलब वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है और वो फर्टाइल इंटरकोर्स नहीं कर सकता जिससे एक ऑफस्प्रिंग बन सके। ऐसा क्यों होता है ये आप 11th क्लास में पढ़े होगे अगर आप बायो ऑप्ट करते हो तो। उसके बाद फिर आता है ईट फूड। ये हम लोगों ने देख लिया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फूड को मतलब इनटेक करते हैं जबकि नॉन लिविंग नहीं करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग ने देखा कि मूवमेंट्स होती हैं, तो क्या मूवमेंट्स सिर्फ बाहर से होती है? जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, तो ये तो एक मूवमेंट का फॉर्म है। लेकिन क्या सिर्फ मूवमेंट बाहर से दिखेगी तभी होगी? क्या प्लांट्स के अंदर मूवमेंट नहीं होती? प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट होती है, लेकिन वो जो मूवमेंट है वो इंटरनल मूवमेंट्स होती है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होती हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरनल मूवमेंट्स होती है नहीं होती है? तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्लीडिंग का। आप मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट मिला स्कूल से और आप कटर से कुछ बना रहे थे, उसी दौरान आपकी अंगली में एक कट लग गया और ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो क्या ब्लीडिंग होता रहेगा? नहीं ना, ब्लीडिंग रुक जाएगा। तो ब्लीडिंग जब रुकेगा तो वहाँ पे एक स्कम बन जाएगा या फिर एक ब्लैक कलर का स्पॉट बन जाता है, जो कि प्लेटलेट्स और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स मिलकर बनाती हैं, जिसमें लगभग कुछ फैक्टर्स लगते हैं। वो फैक्टर्स जो होते हैं बॉडी के अंदर मूव करते हैं, वहाँ के जम जाते हैं, उससे फिर ब्लड का क्लॉट बन जाता है और फिर फर्दर ब्लड का लॉस नहीं होता है। तो ये एक इंटरनल मूवमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आगे देखें तो हम लोग एक एनालॉजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों को एक भी प्रोसेस याद नहीं रखना पड़ेगा, सारे प्रोसेस आपको अपने आप समझ आ जाएंगे और आपको कुछ भी मगअप नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में वो मूव करते हैं। यहाँ से हम लोगों ने देखा, हमें पता चला कि बॉडी के अंदर सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, और ये मोशन जो है इसके कारण हमारे बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी के कारण क्या इनको कंटिन्यूसली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? क्योंकि हम लोग तो बचपन से लेकर के डेथ तक हमारे बॉडी के अंदर ये मूवमेंट्स होती ही रहती हैं। तो हाँ, एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होनी चाहिए, लॉजिक से तो समझ आ रहा है। तो ये जो कंटिन्यूस एनर्जी चाहिए ये कहाँ से मिलेगी? आप गेस करिए और कमेंट्स में बताइए।
अगर आपका जवाब फूड है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। और इसी प्रोसेस को जिस अगला पॉइंट है, जैसे जैसे हम लोग फूड को ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या सारा प्रोडक्ट जो हम लोग तोड़ेंगे क्या उससे सिर्फ यूजफुल प्रोडक्ट ही बनेगा या फिर कुछ वेस्ट भी बनेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप मान लीजिए किसी चीज़ को ब्रेक डाउन कर रहे हैं फिर उसको कंबशन भी कर रहे हैं, जला भी रहे हैं, तो ज़रूरी से कुछ ना कुछ वेस्ट भी बाहर आएगा। उस मेटाबॉलिक वेस्ट को जो बॉडी में बन रहा है उसको हम लोग कहते हैं वेस्ट, और उसमें CO2 वगैरह आते हैं जिनको हम लोग अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं और उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। CO2 भी एक वेस्ट होता है जो कि आप आगे पढ़ोगे। अभी हम लोग का प्राइमरी फोकस अगर एक्सक्रीशन पे देखें तो होगा वो अमोनिया, यूरिया, ये सब पे, जिसको हम लोग एक्सक्रीशन नामक एक टॉपिक में पढ़ेंगे। अब चलिए सारे लाइफ प्रोसेसेस को एक एक करके लिंक कर लेते हैं। सबसे पहले है कि क्या जो एनर्जी हम लोगों को चाहिए थी, क्या वो एनर्जी हम लोगों को न्यूट्रिशन से मिली? यस, मिली, क्योंकि बॉडी में कंटिन्यूसली मूवमेंट्स हो रही हैं और वो मूवमेंट्स को चला रहे हैं वही फूड से निकले हुए एनर्जी। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस। उसके बाद फिर फूड्स को हम लोग डायरेक्टली एनर्जी की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण हम लोगों को जो एनर्जी मिलेगी वो फूड को कंबशन करने के बाद मिलेगी, जिसको हम लोगों ने कहा सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर सिर्फ रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आता है अगला टॉपिक, जो कि हम लोगों ने देखा कि जो फूड और एयर है वो हर बॉडी पार्ट के पास कॉन्स्टेंटली नहीं पहुंच रहा है, तो उसको कॉन्स्टेंटली पहुंचाने के लिए हम लोगों के पास एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। ठीक है, उसके बाद फिर इतने सारे प्रोसेसेस में हमने जो इतना तोड़ फोड़ मचाया उसको ऑक्सीडाइज किया, उसके बाद फिर कुछ वेस्ट जनरेट होता है जिसको जनरेट करने के बाद हमें बॉडी से निकालना भी होगा, नहीं तो फिर वो बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं। इसको कहा हम लोगों ने एक्सक्रीशन। तो यही था यार आज का वीडियो में, आज के लेक्चर में। तो अब मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना सजेशन कमेंट्स में ड्रॉप कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।